नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ। मार्च महीने का कोई भी अंक हो, राष्ट्र निर्माण में भारत की महिलाओं के योगदान को रेखांकित किए बिना अधूरापन ही महसूस होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूप से याद आती है सुविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले की लिखी पुस्तक लीलावतीज डॉटर्स, जो देश की विज्ञान गाथा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारी विमेन साइंटिस्ट के कार्य का चित्रण करती है। जानकी अब्बाल, अन्ना मणि, आशिमा चैटर्जी, दर्शन रंगनाथन, कमला सोहनी, आनंदीबाई जोशी, इरावती कर्वे, कमल रणदिवे, बी विजय लक्ष्मी और राजेश्वरी चैटर्जी में से कई विभूतियां ऐसी हैं जिन्होंने पराधीनता के कठिन दौर में भी अपनी विज्ञान साधना में कोई कमी नहीं आने दी। समय संदर्भ के लिए आपको दो उदाहरण देते हैं। आनंदीबाई जोशी का जन्म 1865 में और जानकी अम्माल का 1897 में हुआ था। उस दौर में उपलब्ध सीमित संसाधन और प्रचलित सामाजिक रूढ़ियां भी इन विलक्षण महिलाओं के संकल्प और तपस्या भाव को कम नहीं कर पाए। उस संघर्ष की हम आज सिर्फ कोरी कल्पना ही कर सकते हैं। उस जमाने में न कंप्यूटर था, न ही इंटरनेट, लाइब्रेरीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दुश्वार ही रही होंगी। लेकिन तर्क के वो गुलाबी अंकुर फलते फूलते रहे, देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहे और ये यात्रा निरंतर जारी है। आज तो देश की उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर ही देख लीजिए। शुरुआत में हमने एक किताब का जिक्र किया था। आप जानते हैं कि लीलावती कौन थी? वो थी 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोलविद भास्कर द्वितीय की मेधावी बेटी। गणित से याद आया, इस माह की 14 तारीख को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इस वर्ष की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये दिन हमें उन विभूतियों की याद दिलाता है जिन्होंने किसी न किसी रूप में गणित की किसी न किसी उपविधा में गहरा अनुसंधान कर देश का नाम रोशन किया। राधानाथ सिकदर, प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी, श्रीनिवास रामानुजन, हरीश चंद्र, एस शिवशंकर नारायण पिल्लई, आचार्य SN बोस, PC महालनोबिस और DD कोसाम्बी के कार्य को पूरा विश्व मानता है। एक बात बताएं, लीलावती की बेटियों ने आधुनिक दौर में भी अपने गहन गणित कार्य की गहरी छाप छोड़ी है। डॉक्टर मंगला नार्लिकर, डॉक्टर परिमला रमन, डॉक्टर भामा श्रीनिवासन, डॉक्टर उषा देवी भोसले और डॉक्टर नीना गुप्ता ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो इस समय तुरंत जहन में आ गए। आकाशवाणी से एक मुलाकात में पिछले साल नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नीना गुप्ता ने कहा था, मैं बीजगणित में काम करती हूँ। ये ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, अलजेब्रा भी कह सकते हैं, उसी का एक अंग है जिसमें हम लोग के सामने एक इक्वेशंस के सम सरफेस या फिर सम वैरायटी दिया हुआ है। वैरायटी यानी सम जीरो सॉल्यूशन स्पेस ऑफ सम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और वी नो दैट इट हैज सम स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर अगर वी लुक एट अ सिलेंडर ओवर दैट स्ट्रक्चर, it's given to us that it looks like the affine space. So the problem was whether it can be affine n-1 space to start with. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था हमारे एरिया में, और मैं जब PhD स्टूडेंट थी तब से ही ये पढ़ रही थी, पर कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सॉल्व कर पाऊंगी। हम लोग इसी एरिया में काम करते हैं पर प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफिकल्ट है। लोग सोचते नहीं है कि ये सॉल्व होगा कभी, बिकॉज किसी को नहीं पता कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो क्या चीज इसमें काम आएगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर कोशिश करते करते एक दिन मैंने देखा कि कुछ रिंग्स है, मैंने कुछ रिंग्स वैरायटीज जो प्रोफेसर एसानोमा की बनाई हुई थी, तो उसी के ऊपर स्टडी करते करते मुझे लगा कि ये एक सॉल्यूशन दे सकता है, और भगवान की दया से वो एक सॉल्यूशन निकल गया है। समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर जैसे मैंने बताया कि हमारे मैथ्स में गणित
के सब्जेक्ट में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, जैसे जिसका सॉल्यूशन मैंने फॉर इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है इन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। इसका सॉल्यूशन फॉर n लेस देन इक्वल टू 2 में पता था, पर उसका बहुत यूजफुलनेस हम लोग देखते हैं मैथ्स में करते करते, उसका काफ़ी यूजफुलनेस है। इट्स लाइक ए कैंसिलेशन, जैसे ax इक्वल टू ay होता है तो हम लोग a को कैंसिल कर देते हैं, तब x इज इक्वल टू y बोल पाते हैं, राइट। वैसा ये कैंसिलेशन प्रॉब्लम है, पर हमेशा कि हम लोग a को कैंसिल कर सकते हैं नहीं, अगर a 0 हुआ तो नहीं कर पाएंगे, तभी प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कब कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने जो दिखाया है कि हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इन अ वे मीन्स आई हैव गिवन अ ब्रेक कि नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में आप नहीं कर पाओगे, तो n लेस देन इक्वल टू 2 में जब हम लोग कर पाते थे तो उसका काफ़ी एप्लीकेशंस था, हम लोग मैथ्स में भी देखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो आगे भी हो, पर ऐसा नहीं है। तो वही प्रमाण है कि अब नहीं होगा, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल व्हाइल कैंसिलिंग। मेरे घर के पास ही है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल में होती है। किसी ने मेरे को बताया, मेरी फ्रेंड ने, कि यहाँ पे मैथ का एग्जाम है, तुम दे दो। मास्टर्स में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मास्टर्स करने के बाद हम लोग रिसर्च एंट्रेंस जैसे CSIR नेट का एग्जाम होता है, TIFR का, सब जगह का एग्जाम्स दिया हम लोग ने PhD के लिए। PhD भी ISI में ही किया, और जो ISI में प्रोफेसर है, प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता, उनके अंडर में मैंने काम किया। वो एरिया भी मुझे काफी पसंद आया, और सॉल्यूशंस ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे खुद के ही हैं। बाहर जाना एक बहुत बड़ा क्रेज है, पर मेरे को लगता है बाहर जाके मैं शायद इतना नहीं फोकस कर पाती जितना मैं यहाँ रह के। वो लोग आते हैं ना, तो वो लोग पूरा फ्री रहते हैं, देन आई कैन फोकस मोर, और उनके साथ मेरा काम बहुत अच्छा रहा। एटलीस्ट सीखने को बहुत कुछ मिला। ये पुरस्कार ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। अब मुझे उसी लेवल का रिसर्च आगे भी बरकरार रखना है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं कहने का मौका मिले कि इसको ये जो पुरस्कार मिला है, तो उनका तो वो मान मुझे रखना ही पड़ेगा। और इसमें मेरे मम्मी पापा का काफी सहायता रहा। जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स के बाद वो चाहते थे हम शादी कर ले, पर मेरे पापा का काफी सपोर्ट था कि नहीं, बेटी पढ़ रही है और कुछ अच्छा कर रही है। तो महिलाओं को वैसा एक वातावरण भी तो मिलना चाहिए। अभी जैसे मेरे साथ मेरे सास ससुर है, मेरे पति है, उनका काफी सहायता है, काफी सहयोग है। बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना, सहयोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। अभी अगर मेरा एक भी सहयोग अगर छूट जाए तो मेरे को लगता है मेरे रह जाएगा ये मत। फिल्ड्स मेडल इज लाइक नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। इंडिया में आज तक अभी तक किसी को नहीं मिला है जो इंडिया में रहता है। इंडियन ओरिजिन को 2 जन को मिल चुका है, जैसे वेंकटेशन और ये मंजुल भार्गव, इन दोनों को मिला हुआ है, पर वो इंडियन ओरिजिन के हैं, पर वो इंडियन में पढ़ाई नहीं की है। वैसा विज्ञान के क्षेत्र में अगर रिसर्च में है तो इतना शायद जल्दी नहीं होता, पर थैंकफुली अभी तो गवर्नमेंट जैसे रिसर्च फेलोशिप है वो काफी बढ़ा चुकी है। विज्ञान के क्षेत्र में मैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है आप इसमें कुछ कर सकते हो तो डू डेफिनेटली कम। इंडिया नीड्स रिसर्च, वी हैव टू डू अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, तो इसमें आप लोग को योगदान देना है। जल है तो जीवन है, ये एक सर्वविदित तथ्य है। हमारे देश ने तो इसके सार को हजारों वर्षों से लोक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया, और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें आज भी मिलता है भारत के हर अंचल में मौजूद मानव निर्मित जलाशयों के रूप में। अधिकांश तो आज भी महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने 75 उत्कृष्ट वाटर बॉडीज और हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को लेकर एक सुंदर कार्यक्रम श्रृंखला भी बनाई है, जिससे आम दर्शकों को राष्ट्र के विराट जल दर्शन का बोध हो सके। एक बात का तो साफ पता चलता है कि हमारी परंपराओं में जल को वैज्ञानिक लेंस से देखने के साथ साथ उसके सांस्कृतिक पहलुओं को भी महत्व दिया गया है। इस अनूठे भारतीय कॉम्बिनेशन को गहराई से समझना आज की अहम जरूरत है। और आज यानी शाब्दिक तौर पर आज मतलब 22 मार्च के दिन, क्योंकि आज है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इसी अवसर पर मिलाते हैं IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी
डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी से। G20 आयोजित हो रहा है पूरे देश में और ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है देश के लिए। आज विश्व जल दिवस भी है। अगर हम देश के पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान के हवाले से सोचें तो विश्व भारत से जल के संदर्भ में क्या सीख सकता है? देखिए, G20 के संदर्भ में तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विश्व के तमाम देश हैं उनकी जो संस्कृति है और उनका जो सभ्यता का ताना बाना है उसका सोच अलग है भारतीय परिवेश से। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल हमारे लिए क्या है। ये विश्व के कम देश इस बात को स्वीकार करते होंगे कि भारत में जल तत्व एक तरह से देवत्व की तरह माना जाता है और इसलिए हमने जब जल की अवधारणा की है तो वो सिर्फ हमारी प्यास बुझाने वाला या पानी देने वाला इस तरह का स्रोत नहीं है। उसमें जो देवत्व है, जो हमारे लिए जीवनदायी है और उस तरह से उसको पूजना, उसका स्वीकार करना, उसके प्रति आस्था प्रकट करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए हमने देखा होगा कि हमारे तमाम संस्कारों में जल का महत्व है। यानी देखिए, जल चढ़ाना ये भी तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। या कभी कोई काम करना तो घट की पूजा करना, यानी जल के पात्र की पूजा करना, या जब आप भोग लगाते हैं तो जल की तरफ से आचमन करना। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं, पर ये हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से रची बसी चीजें हैं। और इसलिए रची बसी चीजों को आप देखिए, एक शब्द का प्रयोग है, नहाना धोना। देखिए, पुराना व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं नहा के आता हूं या आप नहा लिए क्या, कहते हैं नहाना धोना हो गया। अभी नहाना धोने में क्या संदर्भ है, आप बताइए। नहाना धोने में संदर्भ यह है कि आप नहाइए और जो 2 जोड़ी कपड़ा आप तन पे जो पहनते हैं उसको धो भी लीजिए, पखार लीजिए। कारण यह है कि जल महत्वपूर्ण है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको जाया नहीं करना है। विषय बहुत छोटा है लेकिन वो हमारे जीवन के तत्वों में रचा बसा है। अब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आप किसे बताएंगे? जो बाथ टब की संस्कृति है, शावर की संस्कृति है, उस संस्कृति में आप कैसे बताएंगे कि हमारे पुरखों ने कैसे एक एक बूंद जल की तब रक्षा करने की बात कही जब हमारे पास जल इफरात से था। आज हम कहते हैं जल की हर बूंद बचाइए, लेकिन तब जल इफरात से था। इसलिए हमारे यहाँ जल की शुद्धता, देखिए शुचिता हमारे जीवन का अंग है और शुचिता के लिए जल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह से जल को देखना शायद विश्व के लिए बहुत अनूठा हो सकता है। निश्चित तौर पर वैज्ञानिक एंगल भी है और हमारे यहाँ आयुर्वेद में जल कब पीना और कब नहीं पीना, अगर इसकी पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है तो वो वैज्ञानिकता से ही है ना। या कौन सा जल किस तरह की चीजों के लिए उपयुक्त है, या किस जल का अगर आपके शरीर पर कोई प्रभाव है, आपकी फसल पर कोई प्रभाव है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक प्रमाण हैं। शास्त्रों में, परंपराओं में, लोक आख्यायिकाओं में। तो इसलिए भारत के लिए जल यानी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है। अगर हम ये विश्व को बता सके, क्योंकि G20 का संदर्भ तो यही है कि जो साझा स्रोत हैं, जो साझा रिसोर्सेस हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, उनको हम सब मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अगली लड़ाई शायद पानी पर हो जाए, तो उस समय शायद भारत की ये जो जल संस्कृति है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के हैदराबाद केंद्र ने अपने परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। आमंत्रित वक्ताओं में देश की कुछ अग्रगण्य महिला वैज्ञानिक भी थीं। हम सभी जानते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2023 कितना अहम है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान प्रवर्तक भारत की भूमिका तो विशेष ही रहेगी, है ना?
नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। विज्ञान भारती पत्रिका की टीम भी इसी सिलसिले में माइक्रोफोन के साथ पूसा परिसर पहुंच गई। कुछ सुर, कुछ स्वर मोटे अनाज के नायाब पहलुओं को लेकर। एक विशेष ध्यान रखा गया था कि ये जो प्रदर्शनी है मिलेट्स पर, इसमें एंड टू एंड यानी पूरी जानकारी है, बीज से लेकर प्रोसेसिंग तक, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से मिलेट्स हैं, क्या इनकी खासियत है। पोषण से भरपूर इनको पाया गया है जो हमारा रिसर्च होता है उसके हिसाब से। और एक खासियत होती है मिलेट्स की कि विपरीत परिस्थितियों में, पानी की कमी हो, जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं हो, इस तरीके की परिस्थितियों में भी हमारी कोई ना कोई मिलेट्स जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोडो है, कुटकी है, सांवा है, तो बहुत से ये मिलेट्स हैं। इनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। भारत सरकार के निवेदन पर जो यूएनओ है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। My name is Karta Khalsa from Ethiopia. I'm a researcher, Ethiopian Institute of Agricultural Research. I'm working in the seed systems, and it's a great opportunity for us to learn global issues here, how it is going on about millets. My name is Abdul Rashid Issa. I work for the Savannah Agricultural Research Institute. It's in the northern part of Ghana. It's one of the 13 institutes of the CSIR, and I'm seed systems. Millets are very popular, especially in the north of Ghana. जैसे कि हमें मिलेट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, पर इतनी नहीं थी कि जितनी यहाँ पे आके हमें गैदर हुई है। पहले लगता था मिलेट्स का क्या होगा, खिचड़ी होगी। यहाँ पे आके देखा कि मंचिंग आइटम्स भी हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे एक मॉडल्स भी लगे थे प्रोडक्शन के बारे में। नॉर्मल प्रोडक्शन और ये मिलेट्स की प्रोडक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कम प्राइस में मिलेट की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा होती है वो हमें यहाँ पे पता चला, तो इसके बहुत फायदे और किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है। हमारे पास 8 मिलेट की पॉरेजेस हैं, या दलिया कहेंगे। ये बहुत ही हेल्दी हैं। ये न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक फूड साइंस गाइडलाइंस को मिला के बनाए जाते हैं, और ये सिर्फ 6 मिनट के अंदर अंदर पक जाते हैं। और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं। इनमें आपको करीब 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, आपको अच्छा खासा फाइबर मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और हम लोग शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करते, हम पाम जैगरी यूज़ करते हैं मीठा करने के लिए। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। बजाज जिला, इंदौरी जिला, मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो काल में मोदी सरकार हमारे साहब साथ मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगे। सलाद, सिखिया, सावा, कांग, मंडिया और ताकतवारी अनाज बढ़े के और कमे के, और अभी मिले हैं बड़ बड़ कर्मचारी सन, तो बहुत अच्छा लगी। हमारा इस मिलेट एक्सपो में आने का और मिलेट कॉन्फ्रेंस में आने का मेन मकसद ये था कि हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आएँ अपने साथ और उनको दिखाएं कि क्या क्या पॉसिबल है मिलेट्स में काम करने का, गुंजाइश कहाँ कहाँ पर है, और उस तरह से मिलेट प्रोडक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि फिलहाल काफ़ी कम है, उसको बढ़ावा मिले। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एफपीओज जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है 10,000 एफपीओ स्कीम के अंदर, जो हमारे साथ करीब 250 एफपीओज हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको मिलेट प्रोडक्शन में प्रमोट करना चाहते हैं। इधर पिछले सप्ताह दिल्ली के निकट गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने साइंस कॉन्क्लेव एंड एग्रो टेक एक्सपो 2023 आयोजित किया। इसका मकसद था किसानों और विद्यार्थियों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी विकास से संबंधित भागीदारों के बीच परस्पर संवाद का एक सक्षम मंच प्रदान करना, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की निरंतर राह में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अहम पहलू सतत रहेगा। निस्पर की निदेशक डॉक्टर रंजना अग्रवाल
पत्रिका को बताती हैं, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे भव्य आयोजन का तत्व निकाला जाए या सार निकाला जाए तो आप अपने शब्दों में, क्योंकि आप खुद भी मौजूद थी वहां पर, तो आप इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? CSIR निस्पर हमेशा से इस दिशा में प्रयासरत है कि विज्ञान और तकनीक को समाज के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन अभी जो हमने 15 और 16 2 दिन प्रोग्राम किया है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, वो एक बहुत यूनिक प्रोग्राम अपने आप में इसलिए था क्योंकि इसमें CSIR की 8 लैबोरेटरीज के वैज्ञानिक अपनी अपनी खोजों के साथ अपने अपने जो उनके नवाचार हैं उनको लेकर हमारे मध्य में आए थे। और इसमें हमने किसान भाइयों को तो बुलाया ही था ताकि वो देखें कि क्या नई विधाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रही हैं ताकि उनकी जो कृषि की आमदनी है उसको वह एनहांस कर सके। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट हमने जोड़ा था वो ये था कि किसान जो खेत में काम करता है कई बार उसको विश्वास नहीं होता है कि जो टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं उसको अडेप्ट करेंगे तो वो सही होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो यूथ है, जो युवा है, जो टेक्नोलॉजी को समझता है और किसान से भी जुड़ता है, एक जो कड़ी है उसको भी हम टैप करें। तो इसके लिए गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बच्चे वो तो थे ही वहां पर, वो आप जानते ही हैं कि विश्वविद्यालय में जब बच्चे आते हैं तो 18-20 साल से उम्र के होते हैं। लेकिन उसके अलावा 700 से ज्यादा स्कूल के बच्चे, और वो भी उन जगह से जहां पर उन्होंने कभी शहर देखा नहीं है, शहर की सुविधाएं देखी नहीं है, जो कि किसान के साथ बहुत जुड़ के काम करते हैं। लेकिन आज का बच्चा आप देखते हैं स्मार्टफोन से बच्चों को चलाना आता है, वो जो बातें करेगा उसके दादा मानेंगे, उसके पिता मानेंगे। तो ये हमने यूनिक कॉम्बिनेशन किया जिसमें यूथ था, जिसमें फार्मर्स थे, जिसमें साइंटिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, और एक फॉर्मल इंटरेक्शन और एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। हमने इसको बहुत भारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कार्यक्रम नहीं बनाया। देयर वाज एग्जीबिशन, पपेट शो जो कि पूरा 2 दिन बच्चों को एंगेज करके रखा, साइंस की बातें उनको खेल खेल में समझाना, और फिर उनको फॉर्मल लेक्चर्स विभिन्न डिसिप्लिन्स में, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो जियोस्पेस हो, इस तरह की उनको बातें, और उसके साथ उनको साइंस कार्टून, साइंस कम्युनिकेशन की जितनी विधाएं होती हैं वो भी बताई। और हमारे किसान भाइयों को जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत दिलचस्पी थी कि वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी क्रॉप को लेकर, किस तरह से आज की तारीख में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, स्मार्ट इरिगेशन की बात करते हैं, तो वो किसान वैज्ञानिक के साथ सीधा संवाद कर पाए, और अपना जो उनका इंटरेस्ट था वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। और एक मैं जो स्पेशल उल्लेख करना चाहूंगी वो किसान सभा ऐप का है, जो कि CSIR निस्पर किसान सभा ऐप को देखता है। हमारे पास 8 लाख से ज्यादा स्टेक होल्डर्स उसमें जुड़े हैं, जिसमें किसान भी हैं। तो बहुत से किसानों ने उसमें भी रुचि दिखाई कि किस तरह से वे अपनी क्रॉप को कौन सी मंडी में अच्छे भाव में बेच सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या साधन मिलेंगे, और जो भी उनको चाहिए होता है वो उस किसान सभा ऐप में है। तो ये 2 दिन का सम्मेलन था, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी इसको हमने खत्म नहीं किया है, ये एक शुरुआत थी। हम आने वाले समय में उन किसान भाइयों का हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको उन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ के रखेंगे जो जो उनकी जरूरतें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, स्किल डेवलपमेंट की है। तो ये आने वाले समय में 6 महीने 1 साल तक हम उनके साथ लगातार काम करेंगे। तो ये हमारे पूरा जो इवेंट हमने किया है जिसमें करीबन 1500 लोगों ने भागीदारी की, ये उसका छोटा सा सार मैंने आपको बताया है। डॉक्टर रंजना अग्रवाल, मार्च का महीना है और हम महिला वैज्ञानिकों को याद भी करते हैं, उनके योगदान को रेखांकित भी करते हैं। हाल ही में सुना है कि CSIR ने वुमेन साइंटिस्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव पोर्टल बनाया है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को तो एक बेसिक वो बताइए। हम हमेशा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम में विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक ये चर्चा का विषय है कि महिला वैज्ञानिक कम क्यों हैं। हालांकि CSIR ने, मैं कहूंगी, एक बहुत सुंदर मिसाल ये पेश की है
कि आज के समय में 7 से 8 विमेन डायरेक्टर्स हैं जो लैब को लीड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं, वो भी अभी पहली विमेन है। 80 साल में पहली महानिदेशक विमेन बनी है। बहुत से डिविजन्स भी विमेन लीड कर रही हैं। तो ये एक रिसर्च से भी निकल के आता है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इक्वालिटी की बात ना करके इक्विटी की बात करें। तो इक्विटी में क्योंकि महिलाओं को साधन कम मिले, उनको वो अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी चाहिए थी समय के साथ वो कम मिली, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए हम संवेदनशील हों। तो CSIR ने पोर्टल लॉन्च किया। हमारे आदरणीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा 9 मार्च को, जिसको हमने इंटरनेशनल वुमेन डे करके सेलिब्रेट किया, उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। एंड दिस पोर्टल विल बेसिकली कैटर द नीड्स ऑफ विमेन साइंटिस्ट। किस तरह के रिसर्च ग्रांट्स उनको मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स मिल सकती हैं। तो ये विमेन ओरिएंटेड पोर्टल रहेगा जहां पर सब जानकारी उसमें रहेगी। और ये 1 अप्रैल से इसमें पोर्टल में आप अपलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस। गुड़गांव वाले फंक्शन में कोई पब्लिकेशंस वगैरह भी रिलीज और जी, CSIR निस्पर जैसे साइंस पॉपुलराइजेशन की बात करता है, तो उनका एक जो फ्लैगशिप मैगजीन में कहूंगी वो साइंस रिपोर्टर है, जो कि इंग्लिश में है, और इसी तरह हिंदी में विज्ञान प्रगति है। ये हमारी मासिक पत्रिकाएं हैं जो स्कूल के बच्चों से लेकर और इंटेलेक्चुअल क्लास साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को लुभाती हैं। तो इस बार का जो हमारा एडिशन था, स्पेशल एडिशन, उसका लॉन्च महानिदेशक की उपस्थिति में हुआ और प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जो हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी वहां थे, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार, इन सब के सानिध्य में उसका विमोचन हुआ। डॉक्टर रंजना अग्रवाल, आपने संक्षेप में बहुत अच्छी जानकारी दी राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती के श्रोताओं के लिए कि देश में विज्ञान के क्षेत्र में कितनी विविध गतिविधियां हो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। कल यानी 21 मार्च को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस वर्ष की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अब ये तो स्कूली बच्चे भी जानते हैं कि वनों जंगलों का मानव के अलावा सभी जीव जंतुओं की हेल्थ के साथ सीधा संबंध है, और इसीलिए पूरे विश्व में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है फॉरेस्ट्स के ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ सकारात्मक करने की। आखिर वन है तो जीवन है। जी। महिला वैज्ञानिकों के योगदान से आज बात शुरू हुई थी। पत्रिका संपन्न भी करेंगे उसी बात से। विशेष उल्लेख करना चाहेंगे हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर सुजाता रामदोराई और जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर नलिनी पार्थसारथी का। और तो और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इस बार डिस्टिंग्विश्ड वुमेन इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग श्रेणी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिर्मयी महंती को अलंकृत किया है। डॉक्टर महंती ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। चलते चलते 2 ऐसे नामों का जिक्र जिन्होंने न जाने देश विदेश की अनेकानेक महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से स्व-विज्ञान यात्रा में प्रेरित किया होगा। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवराम कृष्ण चंद्रशेखर और डॉक्टर बीरेश चंद्र गुहा की। उनके अतुलनीय योगदान को विनम्र नमन करते हुए संपन्न होता है विज्ञान भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।